नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन धर्मवीर भारती द्वारा रचित आवाज का नीलाम एकांकी पढ़ रहे थे। बहुत ही सुंदर एकांकी, सच्चाई की आवाज का एकांकी, हकीकत का एकांकी, यथार्थ का एकांकी। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेठ बाजोरिया और मिस्टर दिवाकर के बीच में आपस में क्या बातें होती है और उनका आपसी वार्तालाप किस मोड़ पर आकर ठहरता है। तो आवाज का नीलाम एकांकी का अध्ययन अपन कर रहे थे और इस एकांकी में अपनों ने देखा था किसके द्वारा रचित एकांकी है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित एकांकी। सेठ बाजोरिया पात्र हैं, सेठ बाजोरिया, और दूसरे पात्र हैं मिस्टर दिवाकर, आवाज के संपादक मिस्टर दिवाकर। सेठ बाजोरिया और मिस्टर दिवाकर के बीच में आपस में बातें हो रही है और जब बातें हो रही है तो सेठ बाजोरिया ये कहते हैं कि मैं मेरे अखबार में जो भी संपादकीय लिखते हैं उनको मैं पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ, उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। इस प्रकार का वो दिखावा जब वो करते हैं तब मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि क्या बात है, मैं आपको खूब समझता हूँ। उस दिन चटर्जी ने जब गृह मंत्री पर टिप्पणी लिखी थी तब आपने उन्हें डांटा था, उस पर भी सेठ बाजोरिया सफाई देते हैं। इसके साथ साथ वो यूं कहते हैं, एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि क्या बात है कि आप उस व्यक्ति को सिखाते हैं जिसकी अखबार नवीशी में बाल सफेद हो गए। तो वहां पर सेठ बाजोरिया फिर कहते हैं कि क्या बात करें मिस्टर दिवाकर, आप भी जो साम्यवादी है, अराजकतावादी साम्यवादी हैं, उनकी सी बातें करने लगे हैं। अर्थात आप है वो हकीकत नहीं समझ पा रहे, आप अभी संकीर्ण जो साम्यवादी लोग हैं, संकीर्ण सोच वाले, उनकी सी बातों में उलझ गए हैं। आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर दिवाकर यूं कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उस समय को भी याद कीजिए जिस समय दिवाकर जी जो थे, चटर्जी ने गृह मंत्री के बारे में लिखा। और इसके साथ साथ आप उस समय को भी याद कीजिए जिस समय गृह मंत्री को आपके दरवाजे से पुलिस हथकड़ियां पहना कर लेकर गई थी। उस समय वो आपके मित्र नहीं थे, यानी उस समय वो राजनीति में नहीं थे। तब तो कुछ भी कोई भी लिखे, पुलिस तक पकड़ कर लेकर जाए, आपने कहा नहीं कि मेरा मित्र है, कुछ भी नहीं कहा। और आज जब वो राजनीति में आ गए हैं, जब उनके पास पद है, तब वो आपके मित्र बन गए हैं और तब आप नहीं चाहते कि आपके मित्र की बुराई आपके अखबार में कोई लिखे। फिर बाजोरिया यूं कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं और फिर वो टहलने लगते हैं और टहलते टहलते दिवाकर को यूं कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पर बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं? तो फिर दिवाकर कहता है, ओहो माफ कीजिए सेठ बाजोरिया जी, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने आपको बुलाया है। मैं मेरे अखबार का नीलाम करना चाहता हूँ, मेरी जरूरत है। तो फिर वहां पर सेठ बाजोरिया वापस नरमी बरतते हैं और फिर नम्रतापूर्वक कहते हैं कि नहीं नहीं दिवाकर जी, आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए। तो फिर दिवाकर कहता है, नहीं मैं भूल गया था कि भाई आपके तो मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं, मेरी पत्नी पर आपने बहुत पानी की तरह पैसा बहाया है, मैं कैसे आपको कुछ कह सकता हूं, मैंने गलत कह दिया, मैं गरजमंद जो हूं तो मुझे कुछ भी आपके सामने कहने का हक थोड़ी ना है। तो सेठ बाजोरिया कहता है कि छी छी दिवाकर जी, आप किस प्रकार की बातों में फंस गए? भाई आपने आवाज के लिए, आवाज यानी आवाज अखबार के लिए, आपने आवाज के लिए जो त्याग किया है, जो साधना की है, जो तपस्या की है, उसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं। आप वो पैसे वैसे की बातें क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये छोटी बातें मत कीजिए, देखिए अपने ही काम आते हैं। अब यहाँ पर सेठ बाजोरिया दिवाकर के अपने बन जाते हैं
तो दिवाकर यूं कहते हैं कि साहब, त्याग और साधना के दिन लग चुके हैं, अब त्याग और साधना के दिन बचे ही नहीं है। अब तो जो दिन आ गए हैं वो चापलूसी के दिन आ गए हैं, यानी अब वो दिन जा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीजें बदल चुकी हैं, त्याग और साधना का कोई मूल्य नहीं रहा है। तो वहां पर दिवाकर जी फिर से सफाई देते हैं, और सफाई देते हैं तो फिर दिवाकर जी कहते हैं, सॉरी, बाजोरिया जी सफाई देते हैं तो दिवाकर जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपको खूब पहचानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। फिर दोनों अखबार की बातों में उलझने लगते हैं, और दोनों अखबार की बातों में जब उलझने लगते हैं तो बातों ही बातों में फिर अखबार की बात आ जाती है। सेठ बाजोरिया के अखबार पर दिवाकर फिर से कटाक्ष करते हैं। तो कटाक्ष करते हैं तो सेठ बाजोरिया कहते हैं कि आप चटर्जी की बात को जाने क्यों नहीं देते, आप चटर्जी की बातों को जाने दीजिए ना। आपको पता है कि यथार्थ जानना, हकीकत जानना अलग बात होती है और व्यंग्य करना अलग बात होती है। यानी वहां पर सेठ बाजोरिया मिस्टर दिवाकर को समझाते हैं कि हकीकत जानना तो अलग बात है, यानी आप चटर्जी की हकीकत नहीं जानते, इसलिए आप व्यंग्य कर रहे हैं। तो हकीकत जानना और व्यंग्य करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप उसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं, तो आप उन बातों को जानने दीजिए ना, आप उन बातों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। फिर मिस्टर दिवाकर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर सेठ बाजोरिया यूं कहते हैं कि यहां तक कि मैंने जब चटर्जी को डांटा था तो वहां पर तो पूंजीवादी मानसिकता तो थी नहीं, मैंने तो गृह मंत्री जो मेरे मित्र हैं, अब मैंने तो उनको मित्र मान रखा था, तो मेरे अखबार में मेरा मित्र अगर बुरा बनता है, अर्थात मेरे मित्र की कोई बुराई छापता है, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है ना, तो उसी समय मिस्टर दिवाकर कहते हैं, ओह वो तो आपका अखबार था ना, यानी वहां पर भी शेयर बाजोरिया के थे, तो कहते हैं कि ओ वो आपका अखबार था। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर वहां पर सेठ बाजोरिया कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए, क्योंकि सेठ बाजोरिया साम दाम दंड भेद आज आवाज को खरीदना ही चाहता है। तो यहाँ पर सेठ बाजोरिया जब कहता है कि आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए, मेरा कोई पूंजीवादी मकसद नहीं है, तो सेठ बाजोरिया कहता है कि दिवाकर कहता है कि गांधीवादी अध्यात्म भी नहीं था, आपका पूंजीवादी स्वार्थ नहीं था, तो वो गांधीवादी अध्यात्म भी तो नहीं था। क्या आप गांधीवादी अध्यात्म थे या अध्यात्म से संबंधित थे। फिर सेठ बाजोरिया को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि इतने में दिवाकर कहता है, मैं आपको खूब पहचानता हूं, मैं खूब जानता हूं आपका गांधीवाद, मैं खूब जानता हूं आपका व्यवहार, मैं खूब जानता हूं आपकी हकीकत, मैं आपको अच्छे से समझता हूं, और इसीलिए मैं आपको अखबार नहीं बेचूंगा। यानी यहां पर दिवाकर अपना निर्णय बदल देते हैं और वो कहते हैं कि मैं पाई पाई जोड़कर आपका कर्जा चुका दूंगा, मैं मेरी हड्डी जलाकर अखबार बेचूंगा, मैं कुछ भी करके जनता की आवाज को छापूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यदि आवाज आपके पास चला गया तो आवाज वही छापेगा जैसा आप चाहेंगे, आवाज वो नहीं छापेगा जो जनता की आवाज है, जो सच्चाई की आवाज है। सच्ची आवाज से आवाज बहुत दूर चला जाएगा। मैं ये गलती नहीं कर सकता, मैं आपको मेरा अखबार नहीं बेचूंगा, आपको जाना है आप जाइए। और जैसे ही उग्रता पूर्वक दिवाकर इस प्रकार की बातें बोलने लगता है कि मैं नहीं बेचूंगा, मैं आपको समझता हूं आप किस प्रकार के लोग हैं, आप पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, आप बड़े लोगों का समर्थन करते हैं, बड़े लोगों की बातें छापते हैं, जिससे ही वो बोलने लगता है इतने में ही फोन की घंटी बार बार बजने लगती है। दिवाकर फोन उठाता नहीं है, उठाकर काट देता है, रिसीवर साइड में रखता है, परंतु घंटी आती जाती है, घंटी बजती जाती है। दिवाकर भी बोलता जाता है, सेठ बाजोरिया को कहता जाता है
कि मैं आपको अखबार नहीं बेचूंगा, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। वो साथ में बोलता जाता है, साथ में फोन की घंटी आती जाती है, और उसी दौरान दिवाकर फोन को, जो रिसीवर है उसको कान के लगा लेते हैं। कान के लगाते हैं तो वो सुनते हैं कि फोन अस्पताल से था। दिवाकर कहते हैं, क्या हालत गंभीर है? क्या मैं फाइल लेकर आऊं? हाँ, मैं अभी फाइल लेकर आता हूं। हाँ, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या 3 इंजेक्शन लाने होंगे? हालात ज्यादा खराब है। ठीक है, मैं अभी लाता हूं, अभी लाता हूं। इस प्रकार से और फोन दिवाकर रखता है। दिवाकर फोन पर जब बात करते हैं तब समझ में कुछ इस तरीके से आता है कि फोन हॉस्पिटल से था और उनकी पत्नी की हालत फिर से बिगड़ गई थी, और उस हालत में उन्हें संभालने के लिए कम से कम 3 इंजेक्शन चाहिए थे, जो महंगे इंजेक्शन थे। और साथ साथ उनकी जो रिपोर्ट थी, उनकी पत्नी की रिपोर्ट, उसकी भी फाइल वो मंगवाते हैं। दिवाकर फोन रखते ही और झट से खड़ा होता है। 3 इंजेक्शन पर मेरे पास पैसे, अपनी दोनों पॉकेट छानने लगता है, टेबल छान लेता है, लेकिन कहीं पर पैसे नजर नहीं आते। 3 इंजेक्शन लाने पड़ेंगे। सेठ बाजोरिया कहते हैं, दिवाकर जी क्या हुआ? आपकी वाइफ की हालत ज्यादा खराब है क्या? अरे आप पैसे की चिंता क्यों करते हैं? और अपनी पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पैसे खूब है, किसी भी तरीके से हमें आपकी पत्नी को बचाना है, आप चलिए। तो उसी टाइम दिवाकर सेठ बाजोरिया की तरफ देखते हैं। दिवाकर की आंखों में पानी आ जाता है और फिर यूं कहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं बाजोरिया साहब, परंतु मेरा दिमाग खराब है। मैंने आवाज को बनाया था और आवाज आज नीलाम हो रहा है, तो मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं पता नहीं आपको क्या क्या कह गया, मुझे माफ कीजिएगा, परंतु निकलने से पहले, हाँ हम चलते हैं, हम इंजेक्शन लेकर जाएंगे, परंतु निकलने से पहले आपके लिए मैं वो फाइल तो साइन कर दूं। सेठ बाजोरिया कहते हैं कि छी छी, क्या बात कर रहे हैं आप? इस समय जो जरूरी है वो काम करते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं। दिवाकर कहता है कि मैं अखबार की नीलामी की फाइल साइन कर दूं, अर्थात मैं अखबार आपको बेच दूं, फिर अपन चलते हैं। सेठ बाजोरिया ऐसे कहते हैं कि नहीं, पहले अपन हॉस्पिटल चलते हैं, पत्नी की हालत को देखते हैं, बाद में सोचेंगे। इस प्रकार से दोनों में बातें होती हैं। दोनों की बातों में एकांकी अंत में किस मोड़ पर जाएगा वो भी देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में एकांकी के आगे के प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।